कि अगर आप बलूचिस्तान नहीं संभाल पाएंगे, आप KKP नहीं संभाल पाएंगे, तो POK तो अपने आप ही भारत की ओर चला आएगा, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनके दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ यार कुछ तो दानिशमंदी दिखाओ। Somebody told me, I don't know whether it's exaggeration, कि पाकिस्तान आर्मी का वो हाल है डिस्क्रेडिट होने के जरिए से जो यह्या खान का 1971 में था। Things could be that bad. आप एलॉन मस्क को ना देखें, उतना स्टीव बैनन को सुने, वो उनके आइडियोलॉग हैं। समथिंग लाइक आई थिंक द RSS, they are the thinkers. You disagree with them. देखिए वो H1B के बारे में क्या कहते हैं। He may not be right, but he is very clear. He says H1B को हम खत्म करके रखें। क्यों? He says ये अमरीकी कंपनियों ने झूठ फैला रखा है कि अमरीकी जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, हम में इंटेलिजेंस नहीं है, तो भारत से इंटेलिजेंट लोग आने चाहिए। क्यों झूठ फैला रखा है? ताकि उनको भारतीयों को कम सैलरी दे के उनका बिजनेस निपट जाए। ट्रम्प हर चीज पे जवाब देते हैं। जब भी उनसे पूछा गया कि आप ताइवान में क्या करें, तो पब्लिकली वो कहते हैं इसके बारे में मैं पब्लिकली बात नहीं करूं। ही इज अ मैवरिक, हर चीज पे जवाब देने को। ऑन दैट ही कीप्स क्वाइट। वी डोंट नीड अमेरिकन ब्लड, वी डोंट नीड देयर ट्रेजर, वी जस्ट नीड डीप टेक्नोलॉजीज। दो इनसे हमें मिल सकती हैं, और चीन का मुकाबला करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, ओनली सीक्रेट सॉस इज डीप टेक्नोलॉजीज। ट्रम्प के बारे में ही इज कॉमन सेंसिकल, जिसे हम ट्रांजैक्शनल कहते हैं, मेरे को तो कॉमन सेंसिकल लगता है। somebody said that wisdom is nothing but common sense in uncommon measure, so he is wise in many ways. कुछ चीजों में outlandish लगता है वो, but India has to understand Trump, adjust to his strategic impulses. जो हमारे राष्ट्रीय हित में है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आज 20 जो बड़े डिफेंस कंपनीज हैं उसमें 7 नेशनल चैंपियंस चीन से हैं, हमारे क्यों नहीं? तो बिल्कुल, तो गवर्नमेंट हैज टू रेगुलेट लेस, प्राइवेट सेक्टर हैज टू गेट मोर इनोवेटिव, मोर कंपेटिटिव। ये शरण में रहने की जो प्रवृत्ति है, दिस हैज टू गो। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो विदेशों से देख रहे हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज डिफेंस ऑफेंस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर। आप सभी देख चुके हैं सर, आप सर इतना डिमांड में रहते हैं, पीपल वांट कि यार मतलब रेगुलर हम करते भी कि रेगुलर करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, ये रेगुलर नहीं हो पाता। सर लेट्स स्टार्ट विद ये ट्रम्प हैज कम, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर लार्जर डिस्कशन ऑन ट्रम्प, जियोपॉलिटिक्स, ताइवान, जो अलग अलग चैलेंजेस हैं, एक छोटा सा आपसे कमेंट चाहिए। बलूचिस्तान में हमने देखा है कि इंसर्जेंसी बहुत बड़ी है, जाफर एक्सप्रेस का पूरा हमने केस देखा। और अगर सरदार अख्तर मिंगल की बात माने, उन्होंने कहा है कि जो अटैक करने आए थे, क्या आर्मी झूठ बोल रही है। कहते हैं उन्होंने 48 घंटे तक ट्रेन रखी, डिमांड नहीं पूरी हुई तो वो जैसे आए थे वो टहलते हुए वापस चले गए, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई उनका बंदा मरा भी नहीं। तो ही सेड कि सब अगर इस तरह से देखा जाए तो सब बहुत ग्लूमी पिक्चर है। सर आपका एक मिलिट्री माइंड, जो एक ब्रेन है आपका सर, उससे मैं समझना चाहता हूँ ये सर, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में सर चैलेंजेस क्या होते हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस, और पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे क्या फेस कर रही है बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से वो इतना हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं? ये जो चैलेंजेस है ना, वैभव, इंसर्जेंसी ले लें, मिलिटेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर, ये ना एक्चुअली दिस इज आर्म्ड पॉलिटिक्स। मेरे को एक फ्रेज याद आया, जब मैं GOC था बारामूला में, तो किसी से बात हो रही थी, एंड ही यूज्ड दिस फ्रेज। मैं आपको आई वांट टू टेल यू व्हाट द मिलिट्री इज के पास, बिकॉज इट हैज टूल्स ऑफ इट इज आर्म्ड टू दैट एक्सटेंट, यू हैव मिलिट्री पावर, बट टू सॉर्ट आउट इंसर्जेंसी यू हैव टू हैव अ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, नॉट इन द पॉलिटिक्स ऑफ काइंड, but you have, जब तक you don't deal with the other issues, the social drivers, economic drivers, जो आकांक्षाएं हैं, इंसर्जेंसी सिचुएशन का हल निकल ही नहीं सकता है। अब मैं आपको बताऊं, इतना कि सुशांत सरीन का मैं ट्वीट देख रहा था, मैंने रीट्वीट किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। ही सेज कि भारत जो है वो राजनीति के द्वारा इंसर्जेंसी का हल ढूंढता है। देखो ये अब इवन आई मेक दिस पॉइंट इन रिलेशन टू इजराइल एंड ऑल द गुड आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, कश्मीर में जो भारत का रुख रहा है, कैलिब्रेटेड बट पेशेंट। सो बेसिकली वी हैव brought the temperatures down, military has brought the temperatures down for politics to flow. Elections हुए हैं आज। Now that is the right way, in my way of doing it.
तो भारत में वी यूज पॉलिटिक्स टू सॉर्ट आउट इंसर्जेंसी सिचुएशंस, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री। और जब मैं वहाँ था बारामूला वगैरह में, मिलिट्री की भी बड़ी पावर्स थी। दिस वाज द राइट बैलेंस ऑफ मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स। बट पाकिस्तान यूजेस द मिलिट्री टू सॉर्ट आउट इट्स पॉलिटिक्स। तो जो उनका जो जहांगीर करामत का जो स्टेटमेंट था, ये वन ऑफ देयर वाइजर जनरल्स, जिन्होंने टिप्पणी की है आसिम मुनीर पर और एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। दोज काइंड ऑफ जनरल्स आर सेइंग कि यार तुम पाकिस्तान को किस हाल में ले आए हो। सो दैट इज़ द लार्जर पॉइंट। अब देखिए बलूचिस्तान में क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर पे आएंगे। जैसे आप अभी ऑफ द लाइन कह रहे थे, 47% एरिया है बलूचिस्तान का। अगर आप बाकी प्रांत ले लें ना, पंजाब और KKP और सिंध, उन सबको जोड़ लें, बलूचिस्तान क्षेत्रफल में उससे ज़्यादा है। इतनी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ हैं, तो अभी वो ट्रम्प की नज़र नहीं पड़ी वहाँ पे, नहीं तो ट्रम्प साहब आ जाएगी। आई एम टोल्ड सऊदी कंपनीज ने लाइन लगा रखी है, UAE ने लाइन लगा रखी। तो इट कुड हैव बीन अ प्लेस वेयर यू कुड हैव यूज्ड इट्स, उसकी जो आर्थिक पोटेंशियल था उसका इस्तेमाल करके आप बलूचिस्तान को कहाँ पहुँचा सकते, और आप उनकी ग्रीवेंसेस नहीं हल कर पाए। और जो पहले जो ग्रीवेंसेस उनकी एरिस्टोक्रेसी के पास थी, अब वो मिडिल क्लास में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो जिसको अरेस्ट किया है, वो लेडी क्या नाम है, महान बलोच, यार वो नोबेल लॉरेट, शी इज बीन रिकमेंडेड फॉर अ नोबेल प्राइज। आप उससे बातचीत नहीं कर पाते। सर मलाला से लड़ गए थे। उन्हीं का मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, हिंदी में कहते हैं विवेक, दानिशमंदी खो बैठी है पाकिस्तान आर्मी। और ये, और अभी देखिए अगर वहाँ वैसे ही इनका बुरा हाल है KPK में, यहाँ अगर इंसर्जेंसी शुरू होगी, एंड दिस जाफर एक्सप्रेस इज रियली वरीसम। इफ आई एम इन द पाक आर्मी आई वुड एक्चुअली वरी कि यार उन्होंने वो ट्रेन रोकी, टारगेट किया, उनको पक्का पता हो गया कितने फौजी आ रहे हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी डीप इंसर्जेंसी। और देखिए उसको अगर आप तालिबान से जोड़ें, तो जब फैज़ हमीद पहुंचे थे और वो चाय का प्याला मेरे को अभी तक याद है, तो वो सोच रहे थे कि साहब तालिबान की सरकार आई है, हमारा समय आ गया। उनकी 3 मांगे क्या थी तालिबान से, मेरे को जो याद है, एक है भाई ड्यूरेंट लाइन रिकग्नाइज। ड्यूरेंट लाइन रिकग्नाइज हो ही नहीं सकती क्योंकि वो वहाँ से चल के अटक तक आती है। उस मांग का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये था कि भाई TTP के जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, TTP की जो लीडरशिप, वो आप हमको हैंड ओवर कर दो। अरे आप यार, वो पश्तून वली क्या है उसको आप समझो। पश्तून वली में जब ये मुश्किल में थे, तो TTA जब मुश्किल में थी, तो TTP ने इनकी सहायता दी, मदद की। ये आप कहो कि मैं TTP की लीडरशिप वापस कर दूं, मतलब हो ही नहीं सकता है। और तीसरा आपने कहा कि भारत को निकालो। अभी देखो हुआ क्या है, तालिबान को पता लगा है कि भाई भारत की ज़रूरत है। ट्रम्प साहब जब से आए, उन्होंने एक हॉस्टेज छोड़ा है और एम्बेसी इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो अभी अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से, चीन ने ऑलरेडी उनका एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लिया, और भारत से। तो आप यू आर लूजिंग योर लेवरेज इन अफगानिस्तान, आप ये समझो। और देखिए मैं ये एक लार्जर पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप बलूचिस्तान नहीं संभाल पाएंगे, आप KKP नहीं संभाल पाएंगे, तो POK तो अपने आप ही भारत की ओर चला आएगा। हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर अभी तो मैं उनके दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, यार कुछ तो दानिशमंदी दिखाओ। हर जगह ये आसिम, मतलब अगर इफ आई एम इन पाकिस्तान आई विल बी सीरियसली वरीड। गुरिल्ला वॉरफेयर छोड़ दो, और जैसे आप जानते हैं अगर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गई, वो माउंटेन्स में, ये वो अमेरिकी नहीं संभाल पाए, 10-15 साल के लिए पाकिस्तान विल बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन। तो मेरे को तो अब पाकिस्तान पे दया आती है। जब आप लोग बात करते हो ना प्रोग्राम में, तो पाकिस्तान को देखता ही नहीं हूँ यार, क्योंकि कोई मतलब ही अपने आप का सत्यानाश किया जा रहा है। तो आई मीन आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, बट दे आर रियली लॉस्ट इट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, दे इज लॉस्ट इट। नो स्टेट क्राफ्ट। एक आपका पॉलिटिशियन है जिसका पॉलिटिकल कैपिटल का कुछ इस्तेमाल हो सकता है, उसको आपने बंद कर रखा है। नवाज शरीफ की कोई सुनता नहीं है अभी। तो आई मीन दे रियली हैव टू गेट देयर पॉलिटिक्स गोइंग, एंड आई एम श्योर इंटरनली आसिम मुनीर इज़ वेरी सीरियसली वरीड। और वो जो कुछ और जो बातें हो रही हैं, हल्के हल्के इशारे हो रहे हैं, जो मिडिल रैंक्स और जूनियर रैंक्स, दे शुड बी वेरी वरिंग साइन। समबडी टोल्ड मी, आई डोंट नो इट्स एग्जैजरेशन, कि पाकिस्तान आर्मी का वो हाल है डिस्क्रेडिट होने के ज़रिए से जो यह्या खान का 1971 में था। थिंग्स कुड बी दैट बैड। और अगर ये इंसर्जेंसी शुरू हो गई बलूचिस्तान में, तब तो इनकी मुश्किलों का
मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये है मेरी टिप्पणी बलूचिस्तान और सर अफगानिस्तान पे। बस थोड़ा सा सर इसमें सर उन्होंने सर टीटीए वालों ने तो ओसामा बिन लादेन नहीं दिया। अमेरिका नहीं चाहता था हमला करना, अमेरिका ने कहा था लादेन दे दो और बात खत्म हो गई। मुल्ला उमर ने साफ मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि वो हमारा मेहमान है। ही वॉज नॉट इवन अ पश्तून, ही वॉज एन अरब। उसने कहा लेकिन वो हमारा मेहमान है, हम अपना मेहमान नहीं दे सकते, दिस इज अगेंस्ट, लोग बेगैरत बोलेंगे हमको। और देखिए आप वो वन थिंग वी हैव टू एक्नॉलेज, देखिए तालिबान के साथ और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो क्या है वो महिलाओं के अधिकारों को लेके, विमेन राइट्स वगैरह, एजुकेशन, ये बड़ी उन्होंने बंद कर रखा है। क्लास 6 से ऊपर इफ़ यू आर अ गर्ल टुडे यू कैन नॉट गो टू स्कूल। और ये जो नर्सिंग मिडवाई, तो अगर आप ये जो समस्याएं इनको आप अलग कर दें, दे हैव ब्रॉट सिक्योरिटी टू अफगानिस्तान एंड स्टेबिलिटी टू अफगानिस्तान। अभी वहाँ बिजनेस चलने लगे हैं और लोकल अफगानिस्तान जो एक्सपैट्रिएट्स थे वापस आ रहे हैं। तो इफ़ यू लीव दी सोशल इश्यूज, तालिबान हैज़ ब्रॉट मोर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी देन ऑल दोज वेस्टर्न एजुकेटेड, हमीद करजाई और कौन कौन थे वो सारे जो थे टेक्नोक्रेट्स, अशरफ गनी, वो सब तो भगे। ये जो आप जो सोशल डायमेंशंस वगैरह अलग कर दें तो लोग ये जो अमीर हैं अफगानिस्तान के, जो कंधार से राज कर रहे हैं, हाँ तो ज़्यादा उसकी बढ़ाई करते हैं लोग। I don't know what the situation is. There are big challenges. Sir, their currency is the best performing currency in South Asia. और इस पे गौर करो यार, वो बातचीत ट्रम्प से कर रहे हैं, जी से कर रहे हैं, भारत से कर रहे हैं। सो पाकिस्तान तो हैज बिकम अ नॉन एंटिटी देयर। वो जो चाय का प्याला पी रहे थे फैज हमीद, वो तो जहर का प्याला निकला। सर वो तो खुद ही वो चाय भी नसीब होती है नहीं। अभी हॉस्पिटल में थे बाय द वे वो। हाँ अभी हॉस्पिटल में थे बिकॉज उनको एक बार वो कराची में लोकल गुंडों ने गोली मार दी थी व्हेन ही वाज अ कर्नल। तो वो गोली इनके, आप फैज हमीद की बात कर रहे हैं? अच्छा, सो ही वाज इन आईएसआई देन, तो ही वेंट टू कन्फ्रंट अ रॉबरी और विच शुड हैव बीन अ जॉब ऑफ पुलिस ऑफिसर, बट आईएसआई ने तो सब कुछ ही करना होता है। तो ही वेंट टू कन्फ्रंट और उन्होंने तो फायर किया और वो गोली इनके पेट में आके लगी। तो गोली अभी भी इनके पेट में ही है फैज हमीद के। तो वो हर 6 महीने 8 महीने पे उनको पेट में हो जाती है स्वेलिंग उसकी वजह से। तो ही हैज़ टू गेट एडमिटेड फॉर 10-15 डेज और फिर वहाँ पे वो उसका जो भी होता है उनका प्रोसेस उसको करके फिर उसको वापस रिलीज करते हैं। तो उसके बारे में अक्सर ये अफवाह उड़ाई जाती है कि हिज वाइफ शॉट हिम बिकॉज ऑफ सम अफेयर और समथिंग, विच इज नॉट ट्रू। द ट्रू स्टोरी इज दिस, ही हैज अ बुलेट इन हिज बॉडी बट द रीजन इज समथिंग डिफरेंट। सर मूविंग एक इसमें ना कनेक्टेड बात, ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी है, इनके लिए मतलब एक संदेश जाना चाहिए कि देखो ये आईएसआई के बेवकूफ़ों से मत उलझो। ये अपने यहाँ तो इन्होंने सेना सत्यानाश किया ही, आपका भी करेंगे। द प्रेजेंट चीफ जो है वकर जमान, ही इज़ मोर बैलेंस्ड, अपोलिटिकल है। ही इज़ ट्राइंग टू टेल हिज पीपल डोंट डू, बट वो आईएसआई के कोई चीफ आए थे, फिर कोई कू की कहानी हुई, जैसे खुद बर्बाद हुए हैं इनको भी बर्बाद करेंगे, सेना को बर्बाद करेंगे। तो मतलब Bangladesh army should keep ISI away. They have ruined their own country and they will ruin them also. So moving forward, sir, ट्रम्प के आने के बाद हमने वीडियो नहीं बनाया, बिल्कुल, और हमने डिस्कस की थी पॉसिबिलिटीज। और अब तो सर आए हुए 3 महीने हो भी गए, सो फार सो गुड। और लाइक आपने जो सोचा था जिस तरीके की चीज़ें ट्रम्प के आने के बाद होंगी वैसे ही हो रही हैं। What is your understanding of these 3 months? Where are things going, sir? Like, it's आप एक अपना मोनोलॉग इसके ऊपर अपना दे दीजिए। बिल्कुल, मैं एक पेशकश रखूंगा आपके सामने। देखिए, जब शुरू में फर्स्ट टर्म ट्रम्प, मैंने कभी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और जो आम मीडिया थी उनकी हम बातें सुनते थे, तो एक ये उनकी एक छवि सी बनी कि ही इज़ एन आउटलैंडिश मैवरिक, कि सरफिरे हैं, कभी आके कुछ बोल दिया, कभी आके कुछ बोल दिया। इस बार मैंने थोड़ा सा अध्ययन या कहें रिसर्च करने की कोशिश की है ट्रम्प 2.0, और मेरा निष्कर्ष ये है जो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को, कि उनकी जो गतिविधियाँ हैं, जो वट एवर ही इज़ डूइंग, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हलचल तूफान सा मचा के रखा। ही इज़ रियली चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो शॉक थेरेपी जिसे कहते हैं ना, जो गहरा बदलाव है, इसका संदर्भ समझना ज़रूरी है। और आई एम नॉट सेइंग दैट
what he is doing is right. जो बड़ी उनकी चीज़ें हैं उनसे मैं सहमति नहीं रखता हूँ, लेकिन संबंध जो संदर्भ है उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप संदर्भ समझेंगे तो कई चीज़ें यू मे नॉट एग्री विद हिम बट देयर इज़ लॉजिक इन इट। अब देखिए वो लॉजिक क्या है। उनके सबसे पहली बात जो इन ट्रम्प 2.0 की जो रणनीति है उसके पीछे उनके जो नीतिकार हैं या जो विद्वान हैं, स्टीव बैनन, एलॉन मस्क, उसको आप विद्वान कह लें या जो भी कह लें, बट जो सोच है वो बड़ा गहरा चिंतन मंथन हुआ है पिछले 6 से 10 सालों में। और तो ये जो ट्रम्प की रणनीति है इसके पीछे वर्षों का सोच विचार है। पहली बात ये, ही इज़ नॉट एन आउटलैंडिश मैवरिक। देखिए जैसे वो आते हैं ना, पोडियम पे आए और बोले ओ विल क्लेंज अप गाजा, अमेरिकन स्लैंग, तो लोग कहते हैं यार 1 मिलियन बेचारे फ़लस्तीनी हैं, क्या क्लेंज अप। बट डू यू नो दैट हिज सन इन लॉ, दामाद जो हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने ये जो पूरा प्लान है डिटेल में बड़े स्कॉलरली अंदाज में कायरो यूनिवर्सिटी में पेश किया था कि इजिप्ट को क्या मिलेगा, जॉर्डन को क्या मिलेगा, इसमें कैसे बिजनेस आएगा सऊदी, कैसे हमारा बिजनेस आएगा और क्यों ये करना ज़रूरी है। तो वी में डिसएग्री, बट ये नहीं है कि ट्रम्प साहब ने तो बस उसका निष्कर्ष पेश किया है, अभी होए या ना हो अलग बात है, बट सोच विचार की मैं बात कर रहा हूँ। एक आप देखें, अगर दर्शकों को टाइम मिले, एक पूरी रिपोर्ट हडसन इंस्टीट्यूट ने तैयार की थी, प्रोजेक्ट 2025, जिसमें टैरिफ्स, ट्रेड, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब चीज़ों की बात की गई हैं। आप एलॉन मस्क को ना देखें, उतना स्टीव बैनन को सुने, वो उनके आइडियोलॉग हैं, समथिंग लाइक आई थिंक द RSS, दे आर द थिंकर्स। यू डिसएग्री विद देम। देखिए वो H1B के बारे में क्या कहते हैं, ही मे नॉट बी राइट बट ही इज़ वेरी क्लियर। ही सेज H1B को हम ख़त्म करके रखेंगे। क्यों? ही सेज ये अमरीकी कंपनियों ने झूठ फैला रखा है कि अमरीकी जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, हम में इंटेलिजेंस नहीं है, तो भारत से इंटेलिजेंट लोग आने चाहिए। क्यों झूठ फैला रखा है? ताकि उनको भारतीयों को कम सैलरी दे के उनका बिजनेस निपट जाए। अब से यू मे डिसएग्री विद हिम बट ही सेज दिस ओपनली एंड ही सेज इस मुद्दे पे, इस विषय पे मेरी राय जो है राष्ट्रपति से भी भिन्न है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज स्टिल सेइंग टैलेंट वगैरह, बट these are being challenged by, these notions are being challenged by the MAGA movement. इसलिए उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनका एक पॉडकास्ट है वॉर रूम, जैसा आपका डिफेंसिव ऑफेंसिव, उसको आप सुने, वो सब चीज़ें पब्लिक ट्रांसपेरेंस। अब देखिए जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात है, उनका सोच क्या है, तो सोच में दम है। वो कहते हैं दैट अमेरिकाज पावर एंड इट्स कमिटमेंट्स हैव टू बी कैलिब्रेटेड। उनकी जो सैन्य शक्ति है, शक्ति पर्टिकुलरली सैन्य शक्ति, और उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, कमिटमेंट्स, यूरोप, वेस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक, वो कह रहे हैं हमारी शक्ति कम हो रही है, हमारे कमिटमेंट्स बढ़ रहे हैं। एंड देयरफॉर दे कहते हैं, उनकी खुद की मिलिट्री के बारे में मैं आपके शो पे भी बात कर चुका हूँ, कहते हैं इट्स अ ओपेरा ऑफ फेलिंग डेटरेंस, हर जगह हार रहे हैं। सो दे आर सेइंग द फर्स्ट पॉइंट कि भाई शक्ति कम हो रही है, प्रतिबद्धताएं बढ़ रही हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। और वो कोट करते हैं, एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, अर्थशास्त्री एडम फर्ग्यूसन, ये समझना जरूरी है। इसे जिस राष्ट्र का ऋण, कर्जा उसके रक्षा खर्च से अधिक हो जाए, ये उसके पतन का आरंभ है। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ अ बिग पावर वेयर द डेट एक्सीड्स द डिफेंस बजट। और मैंने आपके शो पे बात किया है, ये आज उनका डेट $36 ट्रिलियन, डेट सर्विसिंग मतलब जो मूलधन है और उस पर ब्याज $1 ट्रिलियन, और डिफेंस बजट $920 बिलियन। तो वो कहते हैं साहब हमारा पतन शुरू हो रहा है, उससे पहले बाइडेन ने कुछ नहीं किया, वही खर्चा खर्चा खर्चा, तो खर्चा रोको। देखिए इसके लिए हिम्मत चाहिए। डोज, और डोज ट्रम्प मस्क कल गिना रहा था, हर रोज $5 बिलियन की जो सरकार में बर्बादी हो रही है उसको कम। एंड ही सेज 200 दिन में $1 ट्रिलियन करके मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो यार इसमें क्या बुरी बात है? अगर जो डेट है, सब कहते हैं, पिछली सरकारें क्या कहती थी कि भाई है डेट, क्या करें। अच्छा आप देखिए दूसरी बात जो टैरिफ से जुड़ी हुई है, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, आप अमेरिकी दृष्टिकोण से देखें, वो कह रहे हैं साहब हमने मैन्युफैक्चरिंग सारी बाहर निकाल दी, हम सिर्फ कंजम्पशन के लिए रह गए, और
कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं, और कैसे जी रहे हैं? प्रिंट करके। ये तो चलेगा ही नहीं, पैसा हम प्रिंट किए जा रहे हैं और डेट बढ़ता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं साहब टैरिफ बढ़ा रहा हूँ मैं ताकि कंपनियां हमको एक्सपोर्ट ना करें, कंपनियां वापस आके अपना उद्योग यहाँ लगाएं, यहाँ हमको नौकरियां मिले। इसे जब मैं रस्ट बेल्ट में घूमता हूँ, पहले वहाँ उद्योग थे, अब वहाँ जंक लग रहा है। सो द रस्ट बेल्ट हैज़ टू फिनिश। नाउ वी विल नॉट एग्री विद हिम टोटली बिकॉज अ मैटर ऑफ डिटेल, बट आप ब्रॉड लॉजिक देखे क्या है। अमेरिकी में सरकार में जो बर्बादी है उसको कम करो। वो तो उदाहरण देते हैं ना कि 300 साल की उम्र के एक आदमी को पेंशन मिली जा रही है, 120 के 1 मिलियन लोगों को पेंशन मिली जा रही है। तो मैं तो सोचता था यार हमारा हाल खराब है, इनका हाल तो और ही खराब है। अब आप लॉजिक देखें, डेट, टैरिफ्स, तीसरा लॉजिक है ये मिलिट्री। वो कहते हैं, मैंने आपके शो में बहुत कहा है, ही सेज ताइवान में उनके असली मुद्दा क्या है? ही सेज असली मुद्दा यूरोप और वेस्ट एशिया नहीं है, चीन है। हम समझते हैं, लेकिन चीन से लड़े कैसे? 7 दिन का प्रिसिशन म्यूनिशन मिसाइल्स नहीं है, और चीन जो है 10,000 क्रूज मिसाइल्स वीक। कोई कहता है 10 नहीं, 7,000 तो ज़रूरी। तो ही सेज मैं कैसे लड़ूंगा? तो ही सेइंग पुल बैक द मिलिट्री, रिपेयर इट। उनके वर्ड्स हैं मिशन रेडीनेस, लीथैलिटी, वॉरियर ईथॉस। ये जो योद्धा की परंपरा है उसको दोबारा वहाँ DEI, वोक मिलिट्री। तो यार एज अ फौजी आई आइडेंटिफाई इट, द मिलिट्री शुड बी पोटेंट, प्रबल होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए उसमें। वो अमेरिकी मिलिट्री में कम हो रहा था। सो ऑन ऑल दीज इश्यूज ही इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग, एंड मेनी ऑफ द अदर्स होल्ड दिस व्यू। अब उन्होंने, इफ ऑल दिस इज राइट, अभी उनकी देखिए रणनीति क्या है। वो कह रहे हैं यूरोप जो था ऐशो आराम की मुद्रा में था। क्या देखो बहुत बढ़िया है, मैं एनर्जी रशिया से लूंगा, एक्सपोर्ट चाइना करूंगा, और रक्षा कवच अमेरिका से आएगा। निक्सन से लेके ओबामा तक हर राष्ट्रपति इनके हाथ जोड़ रहा था, यार आप सब विश्व के सबसे अमीर तबके हो, $21 ट्रिलियन, रक्षा पे कुछ तो खर्च कर लो, मैं बाप का भार क्यों उठाऊं? नहीं। अब ट्रंप ने आके झटका मारा जब वो हेक्सेथ और वैन साहब गए थे म्यूनिक। अब आप देखिए स्टारमर कह रहे हैं वी विल प्रोवाइड AD एंड मिसाइल्स। मैक्रॉन साहब कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति की वी विल गिव न्यूक्लियर डेटरेंट। वैभव चांसलर टू बी जर्मनी मर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है सो दैट दे कैन सोर्स डिफेंस। वॉन्डरलैंड EU कमीशन प्रेसिडेंट 850 बिलियन यूरोज फॉर मिशन रेडीनेस, मिलिट्री रेडीनेस बाय 2030। तो पहले क्यों नहीं कर पाए जब पहले भी तो लोग हाथ जोड़ रहे थे? तो आई एम सेइंग द वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर ट्रम्प टू डिलीवर द शॉक और जब शॉक मिला आप वही कर रहे हैं। तो वो एक बात यूरोप की हो गई। अब इंडो पैसिफिक में वो क्या कह रहे हैं? ही सेज बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू फाइट। तो उनके जो एल्ब्रिज कोलबी, जो उनकी कंफर्मेशन हियरिंग हुई, उन्होंने कहा हमारा, बाइडेन ने कहा था हम मदद करेंगे। ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब पहली बात तो ये ताइवान को कह रहे हैं कि यू आर नॉट अ ट्रीटी एलाई, आपसे संधि नहीं है, आप अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं 10%, खतरा आप पे है, आप बढ़ाइए और फिर हम देखेंगे। ताइवान को उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया। आज हेक्सेथ हैं वहाँ, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, कल फिलीपींस में थे, आज जापान में। ट्रीटी एलाइज को कह रहे हैं बिल्कुल हम आपकी रक्षा करेंगे, बट प्लीज़ आप भी अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं। उनको प्राइवेटली बोला है जापान साउथ कोरिया को कोई 1% से बढ़ाएं रक्षा खर्च और हम आपकी मदद करेंगे। तो ये है। अब इसमें मेरे को बताओ उनके दृष्टिकोण से अगर ये ट्रम्प की रणनीति है तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, एक और बात, पनामा कैनाल की बात करते हैं, कहते हैं सर फिरा है, मे बी, बट लेट्स डिस्कस। पनामा कैनाल, कार्टर, जिमी कार्टर जब राष्ट्रपति थे तो पनामा को दिया गया था कि आप चलाएंगे। अब पनामा कैनाल के जो दोनों पोर्ट हैं, दोनों पोर्ट, ये क्या इत्तेफाकन है कि दोनों चीन के हाथ में है? तो ये चीन के पास कैसे पहुंच गए? ग्रीनलैंड पे क्यों किए जा रहे हैं? अरे भाई, आर्कटिक के जितने रिसोर्सेज हैं, रशिया और चीन दोनों अमेरिका से आगे हैं। तो वो अपने लोगों को जगा रहे हैं कि भाई आप सो रहे थे, यू नीड दोज मिनरल्स इन द आर्कटिक। यूरोप अपना खर्च खुद उठाए, इंडो पैसिफिक में हम करेंगे, लेकिन उनको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी उनके सामने, जैसे कहते हैं, चुनौती क्या है? चीन जो है फर्स्ट आइलैंड चेन में कम से कम बहुत प्रबल हो गया है।
आप देखें वो पपारो जो है उनके CNCI पे कॉम, वो एक महीने से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ये these are not exercises, they are rehearsals for attack. CNCI पे कॉम, आप समझें कि यार ये रिहर्सल नहीं है, ये युद्ध की तैयारी है। वो तो देख रहे हैं वहाँ रोज ब्लॉकेड, एयर वायलेशन, साइबर अटैक्स। चाइना इज द ओनली कंट्री जिसके पास वो कटर्स हैं जिससे वो केबल काटते हैं। पीपल आर सेइंग दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन क्वारंटीन। और प्राइवेटली मेरे ख्याल से सुना है मैंने, जी साहब ने बाइडेन से कहा था प्लीज़ यार देख लो हमारी शक्ति क्या है, आपकी शक्ति क्या, आप लड़ नहीं पाओगे, प्लीज़ पीछे हो जाओ। अभी ट्रम्प अगर चीन कुछ करता है, और मेरा तो ये मानना है इस साल अगले साल कुछ ज़रूर होने वाला है, और ट्रम्प साहब लड़ते नहीं हैं, दैट इज़ द एंड ऑफ ट्रम्प। आप मागा वागा पे आए और अगर आप लड़े भी नहीं तो दैट इज़ द एंड ऑफ ट्रम्प एंड ट्रम्पिज्म। तो ये उनके पास चुनौती है। और अगर लड़ेंगे तो क्या इस हाल में है कि लड़ सकें? तो मतलब ये चुनौती है उनके पास। बट क्योंकि वो जानते हैं वो ईरान को क्या कह रहे हैं, भाई लोगों ने उम्मीद की थी कि यार ईरान इनके पैर पड़ेगा। ट्रम्प साहब ने चिट्ठी लिखी, ट्रम्प रोट टू खमेनी द सुप्रीम लीडर कि यार आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दो, हम आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शामिल करेंगे, सारे सैंक्शन उठा देंगे। तो फ्रॉम ट्रम्प इज बीइंग रीजनेबल। और जब खमेनी साहब नहीं माने तब वो कह रहे हैं कि हम भाई अटैक करेंगे। दूसरी बात, तुलसी गबार्ड का एक बड़ा स्टेटमेंट निकला DNI का। शी सेज, आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड इट, देयर इज नो एविडेंस दैट ईरान इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपनाइजेशन। तो क्या इन लोग, इजराइल ने ऐसे ही उठा रखा था कि भाई ये बात उठाओ और उस पर अटैक करवा दो, अमेरिका को उलझाने की कोशिश है। तो ट्रम्प इतनी जल्दी उलझेंगे नहीं वहाँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, आप उनके नज़रिए से देखिए। उन्होंने यहाँ देखा नॉर्थ कोरिया के पास एक बार परमाणु हथियार आ गए। नॉर्थ कोरिया हैज़ आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस, मतलब वो साउथ कोरिया को हड़काता है, जापान को हड़काता है। इन द GCC nobody will allow Iran to have nuclear weapons. सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा, इजिप्ट नहीं चाहेगा, इजराइल नहीं चाहेगा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा। तो अगर ईरान ये इनको बोल दे कि साहब हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, उनकी स्थिति ये है कि भाई 2 हफ्तों में करीब वो वेपनाइज कर देंगे फ्यूल को और 8 महीने वॉरहेड के लिए। अगर वो कर दें, ये आश्वासन दे दें, तो मेरे ख्याल से ट्रम्प द मैवरिक दैट ही इज विल अलाउ ईरान टू इंटीग्रेट इनटू द इकोनॉमी। तो अगर आप इस नज़रिए से देखें तो जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं इट अपियर्स टू बी रीजनेबल। बट देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ये टैरिफ की वजह से वहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है। उनकी जो डिसअप्रूवल रेटिंग्स हैं, नवंबर में उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग्स 41% थी, अभी 50% हो गई है। मतलब वो लोग जो ट्रम्प भक्त नहीं हैं वो ये सब हलचल से परेशान है कि भाई इधर ग्रीनलैंड में कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, टैरिफ्स, दाम बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री। उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग 50%, जो पॉजिटिव अप्रूवल रेटिंग है 50 से गिर के 47% आ गई है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रम्प की रणनीति है, अगर इसके अंदरूनी परिणाम को वो संभाल सकें तो ये आगे चलेगा। बट अगर अंदर से पुशबैक हुआ और कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब वो मतलब जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, जैसे सिग्नल गेट, सरासर बेवकूफ़ी हुई है तो ये स्थिति लगती है मेरे को ट्रम्प के। बट इस पे आप अगर बात करें कि जो मैंने बयान किया आपको, फ्रॉम द American point of view, it is not unreasonable. And they have done an honest analysis कि भाई सैन्य शक्ति कम हो रही है, कर्जे पे कब तक जियोगे, ये तो प्रीवियस सरकार ने क्यों नहीं किया। तो ट्रम्प को अगर आप इस नज़रिए से देखें तो ये जो मागा मूवमेंट है, it is not as outlandish as it appears. To me there appears to be a logic. सर, अगर ये जो बातें की जा रही हैं, अब ये जो डिके है अमेरिकन जो हार्ड पावर कह लीजिए आप, और ये जो नोट प्रिंट करके खाने की जो आदत पड़ी है, जो बेसिकली जो नियोकॉन्स का बनाया हुआ जो पूरी अर्थव्यवस्था जो है खड़ी हुई है बिल्कुल सर, ये तो सर बिल क्लिंटन के वक्त से शुरू हो गई थी। तो सर बिल क्लिंटन के समय से, बिल क्लिंटन, देन बुश, देन ओबामा, देन बाइडेन, 4 साल में सर, आई मीन सर, यू कैन डू डैमेज कंट्रोल, लेकिन सर आप उसको कितना फिक्स कर पाएंगे। मान लीजिए ठीक है, आपने $1 ट्रिलियन आप साल का ब्याज दे रहे थे, वो 200 दिन में एलॉन मस्क 1 ट्रिलियन कट करके चला जाएगा, तो $37 ट्रिलियन का तो कर्ज है ही ना, 36 ट्रिलियन का हो जाएगा।
वो 1 ट्रिलियन का जो आपका जो ब्याज जा रहा है, वो पैसा आपका यहाँ से मान लीजिए गवर्नमेंट में आपने स्पेंडिंग में काटा, तो वो 1 ट्रिलियन आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू टर्न अराउंड जस्ट बाई कटिंग $1 ट्रिलियन। सो देयरफॉर जो आपने कहा ना, इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये जो रणनीति है, विल दिस, जैसे अभी ट्रम्प साहब 4 साल के आया, तो उनके जो सिस्टम है ना, 2.5 साल हैं ट्रम्प के पास, जहाँ वो मिड टर्म इलेक्शन, कोई मेरे को कह रहा था उनकी गतिविधियाँ ऐसी हैं कि ऑलरेडी शुरू हो गया है मिड टर्म इलेक्शन, देयर प्रोसेसेस आर लाइक दिस, कि वो जो लोकल लीडर्स है ऑलरेडी वो सब शुरू हो गया है। तो 2.5 साल हैं ट्रम्प के पास। बट मूल सवाल ये है कि इज दिस जस्ट अ ट्रम्प फिनोमेना और देयर इज डीपर ट्रम्पिज्म? मतलब यही जो प्रवृत्ति है, ये ट्रम्प के बाद जेडी वांस के बाद मार्क रूबियो, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी, योगी जी, अगर इफ इट इज नॉट मेयर ट्रम्प, इफ इट इज ट्रम्पिज्म, देन इट विल कैरी, अदरवाइज इट विल नॉट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट देखिए दूसरी बात वो है, ट्रम्प साहब क्या कहते हैं? कहते हैं हमको बताया गया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे आधुनिक है। इसे शिक्षा में हम मेक्सिको से पीछे हैं। जो अमेरिका में एक क्लास या चीन में जो कक्षा 2 का जो छात्र होता है, उसकी बराबरी अमेरिका में कक्षा 8 के छात्र से है। आप डीप सीक ले लो। देखिए अमेरिकी और सब कह रहे थे कि देखो साहब इनोवेशन हमारा है, ये तो कॉपी कैट्स हैं। आप एनालाइज कीजिए डीप सीक को वैभव, उसके जो 211 ऑथर हैं, 60% चीन से बाहर नहीं निकले, मतलब चीनी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े हुए हैं। और डीप सीक तो रिसर्च कर रहा है, उसके साथ अलीबाबा, बाइडू, टेंसेंट, अलीबाबा, जैक मा, इसको जी ने धर किनारे कर दिया था, उसने एआई में इन्वेस्ट करके वो वापस आया है। पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी उसमें जैक मा को बुलाया था। डीप सीक का कंपेटिटर इज चैट जीपीटी, ऑफ कोर्स, ऑल्सो क्यूएन, विच इज चाइनीज अलीबाबा, एआई कॉमर्स। तो ये जो है ना, द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट विच वर वंस द प्रिजर्व ऑफ यूएसए आर नो लॉन्गर। अभी देखिए दूसरी बात क्या है, क्लिंटन साहब क्या कहते थे, इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड, हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, हम स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। नहीं हो रहा था। उनके जितने ये जो अभी मस्क पोल खोल रहा है उनके हेल्थ सिस्टम का, तो कम से कम हमको ट्रम्प मस्ट बी गिवन क्रेडिट फॉर द फैक्ट कि उन्होंने ईमानदारी से बात तो रखी। वो कह रहे हैं कि आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल खस्ता हो गया। वहाँ शिक्षा कम और एक्टिविज्म ज़्यादा। हाँ, वो एक्टिविज्म ज़्यादा था। पैलेस्टीन मूवमेंट, ये वो हर चीज़ को आपने वो करके बना दिया। वो जो कहते हैं दुनिया भर के जितने क्रिमिनल्स थे उन्होंने देख लिया कि भाई अमेरिका से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। क्या बोलते हैं, दे हैव क्रिएटेड सम टर्म विच ही हैज सेड आई साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सैंक्चुरीज, यू कैन कम एंड डू इट। तो ही इज, यू नो, फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट कि दुनिया जो थी कई मायनों में, अर्थव्यवस्था के मायनों में, रक्षा खर्च के मायने में, टैरिफ्स के मायने में, अमेरिका का बेवकूफ बना रही थी। When he says ना the world was screwing us, so it is an American term but accurate. Now whether Trumpism will hold is a different matter. अब वो देखना पड़ेगा उनके institutions वगैरह क्या कहते हैं. But to me it appears that Trump and Trumpism has a certain logic, and they are because the other जो इनसे पहले जो, and it is not merely Democrats, even the Republicans, neocons जो है, वो भी झूठ झाट कर रहे थे ये। और देखिए जो अमेरिकन मिलिट्री जो है, हम अफगानिस्तान में जो हार हुई, आप यूरोप में कुछ नहीं कर पाए, मिडिल ईस्ट में हूथी आप मिसाइल दाग रहे थे, सर दे हैव सेंस दैट इट इज़ अ वीक मिलिट्री। और आपका क्या था, DEI, बस हर चीज़ में वही जिसे कहते हैं ना वोक मिलिट्री। तो देयर आर लेसन्स फॉर अस ऑल्सो, वी हैव टू गार्ड इट। मिशन रेडीनेस, वो योद्धा की जो परंपरा है, जो पैनापन है मिलिट्री में, वी हैव टू फोकस ऑन दीज इशूज़. We have to see what is the fluff in our military, what is the fluff in our government. These are good, I think, not bad ideas to see कि हमारे वहाँ क्या बर्बादी है कि नहीं है, होगी. These are good ideas to take from the Trump campaign. So, what do you think? Suppose, given a situation, China decides कि चलो ठीक है, अब ये 4 साल ट्रम्प के हैं, 4 साल निकाल देते हैं. He is not going to be president third time. 2 बार ही बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द US कॉन्स्टिट्यूशन.
अब हिज सक्सेसर कैन बी लाइक जेडी वैंस और एनीबडी। सर वो अगर कोई सक्सेसर आ भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रम्प, क्योंकि जितने भी आज ट्रम्प की टीम में लोग बैठे हैं इनमें सबने कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे ट्रम्प की मुखालफत भी की है। दे हैव अपोज्ड ट्रम्प, बिल्कुल, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, इंक्लूडिंग जेडी वैंस, इंक्लूडिंग मार्क रूबियो, Yes. राइट? ठीक है। सो आई वांट टू नो कि ऑब्वियसली कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे तभी तो अपोज किया हुआ है, और अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना होता है, अब सर ये जो चाइना ने सर जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं, अब ये अमेरिका को दोबारा डेवलप करने के लिए सर समय चाहिए, टाइम चाहिए, जो कि अमेरिका के पास नहीं है। बिकॉज अब वो जो गैप क्लोज हो रहा है वो इतना फास्ट क्लोज हो रहा है कि वो जितना टाइम इनको चाहिए ना उतने में वो बहुत आगे निकल जाएगा चाइना, इकोनॉमी वाइज भी, मिलिटरीली भी। और सर टेक्नोलॉजी क्या है, लाइक सर हमने भी तो सर HAL मारुत बनाया था ना सर। वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट डिजाइनर इन द वर्ल्ड आफ्टर World War II फ्रॉम जर्मनी एंड ही डिजाइन इट फॉर अस। ठीक है, हमने उसके ऊपर फर्दर काम नहीं किया। हुआ क्या, अब सर वो गैप हमारा और चाइना का भी इतना बढ़ गया है। उस समय चाइना के पास एक्चुअली एयरफोर्स नहीं थी, हमारे पास एयरफोर्स थी, लेकिन हम एयरफोर्स यूज ही नहीं करते थे। 62 वॉर में हमने नहीं किया, दैट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो सर ये जो गैप अब निकल गया, तो सर अब हमको कैचअप करने में कितना टाइम लगेगा? सो सर डू यू थिंक कि अब अमेरिका के पास भी ऑप्शंस नहीं है टू अलाई विद कंट्रीज लाइक इंडिया या इस रीजन में और कंट्रीज? बिकॉज हमारी अगर हम मिल के नहीं लड़ेंगे तो चाइना से कोई नहीं लड़ सकता अकेला, गिवन द काइंड ऑफ सुपीरियरिटी दैट दे हैव गॉट। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। तो देखिए अभी इसके साथ ना 2-3 सवाल और उत्पन्न होते हैं। एक, मेरा ये मानना है कि जो ट्रम्प सरकार, देखिए ट्रम्प ने हर चीज़ पे जवाब देते हैं। जब भी उनसे पूछा गया कि आप ताइवान में क्या करें, तो पब्लिकली वो कहते हैं इसके बारे में मैं पब्लिकली बात नहीं करूँ। दिस इज ही इज़ अ मैवरिक, हर चीज़ पे जवाब देने को। ऑन दैट ही कीप्स क्वाइट, विच मीन्स 2 थिंग्स, कि he has the intervention of intervening, so he keeps quiet. So मेरे में ये मानना है कि वो जी साहब से प्राइवेटली कहेंगे कि देखिए ताइवान एक असली मसला है, अगर आपने यहाँ कुछ किया तो अमेरिका भी इंटरवीन करेगा, युद्ध बढ़ सकता है। पब्लिकली इसलिए नहीं कहते ताकि बात ज़्यादा बढ़े नहीं, या उन्होंने मन बना रखा है कि वो सब कुछ करेंगे, डेटरेंस करेंगे, या ऐसी डेटरेंस। अच्छा मैं ये कह दूँ, अगर वहाँ डेटरेंस हुई, देखिए अभी उन्होंने कई चीज़ें शुरू की हैं, कुछ उनके जो ग्रीन बेरीज हैं वहाँ पाए गए हैं, उनकी सील टीम जिसने उसामा बिन लादेन को किया था वो वहाँ पाई गई है, कुछ जो उनके डम म्यूनिशंस हैं उनको वो स्मार्ट बना रहे हैं, एक मिसाइल है। तो काफ़ी तवज्जो दी जा रही है फर्स्ट और सेकेंड आइलैंड चेन में। ऐसा निवारण पैदा करें, ये निवारण की स्थिति पैदा करें कि चीन की हिम्मत ना पड़े, क्योंकि चीन के लिए भी ऑपरेशन आसान नहीं होगा अगर डेटरेंस खड़ा हो गया। अब देखिए फिलीपींस के मामले में हेक्सेट साहब कल गए, उन्होंने कहा देखिए अगर हमारे एलाइज को आप कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो हम दखल देंगे। अगर उन्होंने निवारण पैदा कर दिया तो शायद चीन अटैक करे ही ना। अगर निवारण में निवारण ज़्यादा प्रबल नहीं हुआ, द डिफरेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, देन चाइना में भी इनकरेज टू डू समथिंग। बट मेरे को ये लगता है कि ताइवान पे वो डेटरेंस करेंगे लेकिन खून नहीं बहाएंगे। अगर वो नौबत आई देन द डिफेंस लाइन विल बी जापान साउथ कोरिया। बट जापान साउथ कोरिया को हरगिज़ वो उनकी मदद करेंगे, सैन्य सहायता करेंगे इफ पुश कम्स टू शव, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो ट्रम्प सरकार ख़त्म। अमेरिकन एलाइज जो है अमेरिका पे बिल्कुल विश्वास खो बैठेंगे। और तीसरी बात क्या होगी, फिर जापान साउथ कोरिया जैसे देश जो ये क्षमता रखते हैं कि वो परमाणु हथियार बना सके, वो बोलेंगे यार आपको हम अकेले हैं इतनी महाशक्ति के खिलाफ, इट विल लीड टू न्यूक्लियराइजेशन। सो आई थिंक दैट इज़, ये एक सोच है। अब दैट इज़ बाय दे से एम्बिग्विटी। तो ये वहाँ का हाल है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए जो ये ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा ये मानना है कि देखिए कुछ मामलों में वो बिल्कुल दे आर कोल्ड, टैरिफ्स वगैरह, दैट वील हैव टू रैशनलाइज। एक और कुछ सही कहते हैं यार, देखो वो जो हमारा बॉम्बे क्लब है उसको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए, वो क्यों मार्केट नहीं खेल सकता है? जो हमारे
गरीब फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए, MSMEs को शायद प्रोटेक्शन चाहिए. Why can't our big players play the market? Why do they need tariff protection? तो हमें अपना टैरिफ्स को भी rationalize करना चाहिए. Maybe Trump is good to overcome जो illogical internal resistance है. So हमारे पास क्या है? टैरिफ्स, रैशनलाइजेशन, मार्केट एक्सेस. यार चीन ने पूरा जो टेक्नोलॉजी का एम्पायर खड़ा किया है, एक राष्ट्र पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है. इट इज वाज बाय लेवरेजिंग देयर मार्केट. एक टाइम उनके पास और कुछ था ही नहीं. वो कहते हैं आप यहाँ आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप ये करेंगे. कैन वी लेवरेज आवर मार्केट एक्सेस मोर सेंसिबली? अब जब चीन से एग्जिट हुआ तो लोग वियतनाम और बांग्लादेश क्यों गए? वो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, डीरेगुलेशन अगर हम करें तो काफ़ी हमको बिजनेस वगैरह मिल सकता है. लेकिन सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सर आप खुद यूपीएससी में हैं. सर हमारे बाबू लोग जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सर ये सर अब क्या मैं बोलूँ सर, ये कभी होने ही नहीं देते. बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म भी चाहिए. बिल्कुल ये, और इनका आप सर देखिए, ये कहते हैं कि अगर पॉपकॉर्न में चीनी, अगर कैरामल है तो इतना जीएसटी दोगे, सॉल्टेड है तो इतना जीएसटी दोगे, और अगर सॉल्ट और वो दोनों नहीं है तो इतना दोगे. सर एक पॉपकॉर्न को सर ये रैशनलाइज नहीं कर सकते. बिल्कुल, एक वन सिंगल टैक्स उसके ऊपर नहीं कर सकते, और दे मेक फाइनेंस मिनिस्टर सिट एंड डिफेंड दैट इडियोटिक थिंग. तो ये जो है ना, आप बिल्कुल कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, अनुसंधान, इनोवेशन कैन नॉट हैपन एट द रेट ऑफ रेगुलेशन. रेगुलेशन को हटना पड़ेगा. तो ये बड़ी चुनौतियां हमारे सामने. मार्केट एक्सेस जो हम यूएस से खरीदते हैं, डिफेंस, गैस, ये हमारे पास कार्ड्स हैं. मैं ये कहता हूँ कि जो भव्य सौदा, द ग्रैंड बार्गेन विद यूएस मस्ट बी कि भाई और चीज़ें जो आदान प्रदान हैं, गिव एंड टेक, उस पर हम कुछ देने को तैयार हैं. हमको आपसे बस डीप टेक्नोलॉजीज चाहिए, AI वगैरह. अब इतना आसान नहीं है, but this can be the grand bargain, and perhaps with the transactional Trump it will be easy. अच्छा, ट्रम्प टेक्नोलॉजी मेहरबानी के लिए नहीं, TOT. देखिए, जब ये लोग कहते हैं ना उसने इंजन नहीं दिया, यार ये भोलापन है. कोई आपको इंजन नहीं देगा. बट इफ दे सी, वो हमारे रेगुलेशन से उसका ताल्लुक रखता है, दैट यू हैव गॉट ब्राइट स्टार्टअप्स, ब्राइट बिजनेस, जिनको टेक्नोलॉजी देने का फ़ायदा है, दूंगा, ये इस्तेमाल करेंगे और हमको बिजनेस केस मिलेगा, जैसे जी ने किया है भारत सेमी के साथ. तो ये भव्य सौदा टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से बिजनेस केस, ये बिल्कुल हो सकता है. और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से नहीं, ऑल्सो फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए. डीप टेक्नोलॉजीज इज़ द ओनली थिंग वी नीड. मैं ये कहता हूँ, वी डोंट नीड अमेरिकन ब्लड, वी डोंट नीड दैट ट्रेजर, वी जस्ट नीड डीप टेक्नोलॉजीज. इनसे हमें मिल सकती हैं, और चीन का मुकाबला करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, द ओनली सीक्रेट सॉस इज डीप टेक्नोलॉजीज. सो दैट इज द ब्रॉड बार्गेन. अब देखिए संभव क्यों है, हो सकता है, इतना आसान नहीं है. जो ट्रम्प मैगा टीम है उसमें बहुत लोगों का ये मानना है, एंड आई एम कोटिंग देम नाउ, दैट allies like Europe were pathetic dependencies. बेशर्म थे, बस हमको चूसते थे. बट इंडिया इज अ वैल्यूबल ऑटोनमस पार्टनर. कम से कम डोकलम में, गलवान में अपने पैरों पे खड़ा हुआ. तो इसको सिर्फ मदद चाहिए, वो तो हमको चूस रहे थे. सो वी हैव एन एडवांटेज, एंड इंडिया पेज फॉर इट. इंडिया पेज फॉर इट. नाउ कैन वी यूज दिस सेंसिबली? एंड यू आर राइट, इफ वी डोंट डीरेगुलेट, इफ वी, अमरीकी जब आते हैं वो रेगुलेशन देखते हैं, वो ये जानते हैं कि ये नहीं हो पाएगा. नाउ दैट इज आवर चैलेंज, बट दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. अब देखिए चीन के साथ हमें क्या करना चाहिए. मेरा ये मानना है, और मैं आपके शो पे पेशकश कर रहा हूँ. वी कैन से कि भाई LAC पर वी विल नाउ गिव यू फेल प्रूफ डेटरेंस. whom am I telling? The military is telling, say the external affairs minister. और जो हमारे चीन के साथ जो विस्तृत संबंध हैं, ब्रॉडर रिलेशनशिप, वो LAC पर बंधक नहीं बनाई जा सकती. What I mean is that every time there is a failure of deterrence along the LAC, the larger relationship collapses. Now we are saying भाई rebalancing हो गई, ये हो गई. हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हमने ऑर्डर दे दिए, जैसे persistent surveillance,
ये जो स्टारलिंक टाइप सिस्टम्स हैं, ड्रोनरी, स्टार्टअप्स को ऑर्डर्स देके 2-3 साल में हम टेक्नोलॉजी ऐसी क्रिएट कर सकते हैं कि LAC पर फेल प्रूफ डिटरेंस, अचूक निवारण संभव है. Now, if there you can give fail-proof deterrence, our broader strategy with China should be detente. Why I'm using that word? Not because I want to sound fancy. उसका कोई हिंदी में पर्यायवाची नहीं है. Detente means what? Not peace. But peace, of course, but play for time. मतलब we know that the larger power differential with China, $450 billion सिर्फ सैन्य क्षेत्र में है. R&D में वो $600 billion हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं. So we need peace to play for time. So fail-proof deterrence here, larger detente that we will, जिसकी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो भी फ्रीडमैन का शो था उससे भी की थी. So the larger relationship should not be held hostage to what is happening along the LAC, and we know we will take time. And detente का एक खास पहलू होगा ये डीप टेक्नोलॉजी. अब देखिए इसका विवरण करना बड़ा आसान है, बट इसको लागू करना बहुत मुश्किल है, बट बहुत अनिवार्य है. सो दिस डिबेट मस्ट ग्रो. आई एम सेइंग दैट अच्छा चीन भी अनरीजनेबल नहीं है, उतना बेवकूफ़ नहीं है. अगर उसने देखा कि हमने LAC पे फेल प्रूफ डिटरेंस किया है, वो भी कोशिश कर रहा है 3-4 साल से, वो नहीं करेगा. चीन भी लड़ाई नहीं चाहता है, डजंट वांट फुल फ्लेज वॉर विद इंडिया. बट हमको कमज़ोरियाँ पेश ही नहीं करनी चाहिए. अगर हम कमज़ोरी पेश करेंगे तो चीन उत्साहित होगा. सो फेल प्रूफ डेटरेंस एंड नाउ से वी डोंट वांट वॉर, वी कैनॉट अफोर्ड वॉर, बट वी नीड detente. detente में अब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपना एक्सीलेटर से पैर उठा लें. रक्षा खर्च, वी हैव टू इंक्रीज डेटरेंस. फेल प्रूफ डेटरेंस अलॉन्ग द LAC, लॉन्ग टर्म डेटरेंस. हमारे पास जो चुनौतियां हैं, स्टेल्थ इनेबल्ड डिफेंसिव एयर पावर जिसकी एयर चीफ बात करते हैं, ड्रोनरी, AD टेक्नोलॉजीज, अगर हम 8-10 साल USA के साथ मिलके अगर हम ये करें तो बिल्कुल डिटरेंस हो सकता है. और मैं ये LAC पे क्यों बात करता हूँ, देखिए वी नीड चाइना. आफ्टर गलवान इट इज बीन प्रूव दैट वी नीड ट्रेड विद चाइना. वी नीड चाइना एज अ मार्केट, ट्रेड, इट इज़ आवर नेबर. LAC पे जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, दे शुड नॉट होल्ड द लार्जर रिलेशनशिप टू रैंसम. बात क्या होती है, वो बाकी रिलेशनशिप क्यों नहीं बढ़ पाती, क्योंकि LAC पे कुछ हो जाता है. अगर गलवान पे कुछ हो गया फिर आप कहते हैं सर हम वीज़ा भी नहीं देंगे, हम ये भी नहीं देंगे, वो नेशनलिज्म आ जाता है. सो द सेंसिबल विवेक इसमें है कि भाई यहाँ पे कोई फेलियर ना हो, बाकी टाइम लगेगा, हम पीछे हैं आपसे, माना जाए. जैसे चीन ने एक टाइम माना था हाइड एंड बाइड USA के साथ, एंड वी मस्ट बिल्ड दीज कैपेसिटीज. और आखिरी पॉइंट ये है जो आप कह रहे हैं ना, देखिए ये जो हमारी प्रवृत्ति है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट चाइना इज डूइंग. स्पीड, स्केल, USA भी पीछे हो गया है. उसके लिए हमको ये इनोवेशन चाहिए, डीरेगुलेशन चाहिए, ये बड़े कदम चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में सुधार. अब देखिए हम बात कर रहे हैं बड़े दिनों से स्किलिंग के बारे में. मैं आपको ये अर्ज करूं कि स्किलिंग इज जस्ट वन पार्ट. यू नीड टैलेंट, हाई ग्रेड टैलेंट. जैसे डीप सीक जो है, उसके जो 70% जो लोग हैं, दे हैव, व्हाट इज डीप सीक डन, दे हैव प्रोड्यूस. जब उन्होंने चिप्स एक्ट लगाया, इन्होंने ये चुनौती ली, कहा अच्छा आप कहते हैं हम सिर्फ कॉपी करते हैं, मैं आपको 1/20 ऑफ कॉस्ट नए GPU पे नहीं, पुराने GPU पे वही मॉडल दूंगा. एंड इसमें स्ट्रेटेजी है. अमेरिका कह रहा है एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी मॉडल्स, महंगे, चैट GPT, ये वो $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं वी विल गिव यू चीप मॉडल्स. इट इज स्ट्रेटेजी. मे बी इट इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल, बट इट इज स्ट्रेटेजी. वो कहते हैं स्मॉल यार्ड हाई फेंसेस. मतलब अमेरिका ने बोला ये जो टेक्नोलॉजीज हैं छोटे कुछ लोगों के पास होगी और ऐसे फेंस खड़ी करेंगे किसी को मिलेगा ही नहीं. चीन ने बोला स्मॉल यार्ड बिग वर्ल्ड, हम ये टेक्नोलॉजी लेके अफ्रीका को देंगे. ये देखिए इसके पीछे रणनीति भी है. हमें वैंस ने सही कहा AI के बारे में. ही सेड व्हाट रेगुलेशन, वी हैव टू रन फास्ट, नॉट रेगुलेट. तो इंडिया में भी कहता हूँ पहली बात शुरू हो गई है सेफ्टी FT के बारे में. जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वैभव AI के, भारत का नाम ही नहीं है वहाँ पे. तो स्किलिंग विलिंग तो एक चीज़ है, यू नीड यूनिवर्सिटीज़. हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, थिंक टैंक्स, अभी आप देखिए वो क्या कमाल कर रहे हैं, रोबोटिक्स, इन सब इलाकों में. तो वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम इन ऑल दीज एरियाज. अगर हम ये सब करेंगे तो अदरवाइज ये जो हमारा सपना है विश्व क्या है, विकसित भारत वगैरह, ये आसान नहीं है. सर इसमें
तो देखिए जहाँ ये बट एक चीज मैं कहूँ, देखिए देयर आर सेंसिबल वेज फॉरवर्ड. अब अगर हम ना करें तो किसकी गलती है? वी कैन डिबेट दिस कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट देयर आर सेंसिबल वेज फॉरवर्ड. ऐसा नहीं कि, तो मैं ये कहता हूँ ट्रम्प 2.0 में राष्ट्रीय सुरक्षा और पहलुओं से भी देयर आर अपॉर्चुनिटीज, अवसर हैं, उपलब्धियां हैं. अब उसमें आप विवेक दिखाएं कि उनको पकड़ें, और अगर आप विवेक नहीं दिखाएंगे तो ये तो कोई गारंटी है ही नहीं कि आप महान बन जाएंगे. देयर हैव बीन मेनी प्रेटेंडर्स इन द पास्ट. सब आप यही देख लीजिए, अगर सब यही बाबू लोग सब कुछ करने पे आते हैं तो डीपीआई. अब देखिए जैसे अभी ये नेक्स्ट ईयर से अब ये अप्लाई हो जाएगा. अब तो हमारे संसद से पास हो गया. आपने सेफ्टी की बात की कि अभी से सेफ्टी प्राइवेसी करने लग गए. अगले साल से गवर्नमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाबू लोग, कोई भी ऑफिसर है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी का भी सोशल मीडिया खोल के एक्सेस कर सकता है. बिल्कुल ठीक है, जस्ट टू चेक कि यार, अच्छा उनको उसके लिए कुछ चाहिए नहीं, उनके दिमाग बस ऐसा होना चाहिए कि उनको शक होना चाहिए. लाइक शक कैसे डिटरमाइन होगा? मुझे आपके ऊपर शक है, आपको मेरे ऊपर शक हो गया, मतलब हम किसी का भी अब सोच बैठ के वहां पर सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं. तो सर इसके ऊपर तो सर सेफ्टी और प्राइवेसी और इसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ. जब आपका सोशल मीडिया एक ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर जो है वो बैठे बैठे क्रैक कर ले रहा है, खोल के देख ले रहा है कि आपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और उस पर क्या कर रहे हैं, अपने डीएम में किससे बातें कर रहे हैं, आप किसी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं. आई मीन सर इतना जब ये करना चाहते हैं तो फिर पूरे देश की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. और सर जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है, कुछ समथिंग लाइक डीप सीक और ये तो बताएंगे. तो बिल्कुल, देखिए ये आपने बात की ना, ये जो है जो भारत की जो इकोसिस्टम है उसके सामने चुनौती है. मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि टिल वी प्रोड्यूस आर मस्क, आर बीजोस एंड आर वैंग, जो BYD का CEO है, if the ecosystem does not produce this, the lag with China will grow. अब that we have to see कि ऐसा क्यों है. Let's not confine it to government. Let us see private sector. अमेरिका $750 बिलियन खर्च करता है साइंस R&D पे. 950 बिलियन साइंस R&D पे. $700 बिलियन comes from the private sector. What is our private sector doing? आप भी अगर क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे आप नज़र रखेंगे तो सरकार तो है ही. व्हाट आर यू डूइंग? और देखिए लार्जर इकोसिस्टम. व्हाई इज अ चैप इनकरेज टू कम इनटू गवर्नमेंट विच इज़ रेगुलेशन एंड नॉट गो इनटू इनोवेशन विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? वहाँ पैसा ज़्यादा है. तो ये जो प्रवृत्ति है ना, जो मस्क बनाए, बिजोस बनाए, वैंग बजाए. अच्छा पहले हम कहते थे भाई अमेरिका है, वी आर सोशलिस्ट, चाइना इज कम्युनिस्ट. नाउ दैट कम्युनिस्ट कंट्री ऑल्सो इज प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेशन. वहाँ शंघाई का मेयर जो है वो बीजिंग के मेयर से उसके साथ प्रतिस्पर्धा होती है. तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में इस टाइप की जो चेंजेस हैं वो लानी पड़ेगी. हमारे यहाँ तो सर हमारा जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट प्लेयर है, सज्जन जिंदल, और मैंने ट्वीट भी किया था उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई जब मैंने उसको ट्वीट कर दिया. ही ओपनली सेड CNBC के एक प्रोग्राम में कि एलॉन मस्क कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन इंडिया बिकॉज एलॉन मस्क कैन नॉट डू व्हाट I can do or what Indian other businessmen can do. So that is the exact challenge. If DPI was enabled by the government, 10 years from now, there should be a Rajesh Nair who should get you Starlinks. जब DPI हुआ तब भी तो लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा. But you are right, it has to move from government to the private sector. और ये this is a bigger problem जिसका मतलब हम तो यार लक्ष्मी के पुजारी हैं. We respect wealth creation. अब वो ये जो परंपरा है कैसे हमसे निकल गई. एंड वाई एवरीबडी इज सी व्हेन एन IT engineer applies for a job of sub inspector CBI, it is not encouraging at all. ITs they're supposed to push deep technologies. अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो हमारे सामने हैं चुनौतियां हैं. और मतलब जैसे कई हमने चुनौतियां इन द पास्ट वी हैव टैकल, वी विल हैव टू टैकल दिस. बट दिस आई एग्री विद यू, ये बहुत बड़ी चुनौती है. ये सब सरकार के पीछे भाग रहे हैं, सरकार में अंदर आना चाहते हैं, हर चीज़ सरकार. इट हैज़ टू बी द प्राइवेट सेक्टर. और देखिए अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, देखिए अमेरिका का मैं आपको एक डाटा पॉइंट देता हूँ. आज वो जो इनोवेशन और R&D पे खर्च करते हैं 1960 के बनस्पत 1/3 खर्च कर रहे हैं. वही प्रतिस्पर्धा आपकी चीन के साथ है. चाइना is spending 6 times more than USA on R&D and science.
डू यू नो व्हाट द फ्यूचर इज? अगर चीन कर सकता है और हम नहीं कर सकते हैं तो हमारा क्या हाल होगा 20 साल के बाद, वो स्पष्ट है। दूसरा ये देखिए, सेकंड थर्ड जनरेशन जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड आई डोंट नो द रीजन, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल इन इंडिया लाइक मिस्टर नारायण मूर्ति, मिस्टर नंदन नीलंकनी, जो यूएसए और चाइना में जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स थे, they didn't lose their risk-taking ability after that. They went to one more company. So Musk from Tesla goes to SpaceX. हमारे यहाँ the first or second, once I made my money, I'm not prepared to take risks further. तो ये risk taking कैसे बढ़ाया जाए? Innovation, बिल्कुल government is by inclination designed to regulate. And you need innovation. आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध में यूक्रेन इज इन द फाइट बिकॉज ऑफ इनोवेशन, देयर इज नो रेगुलेशन। सो ये चुनौतियां हैं, इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस सरकार, सरकार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमने बनना है विकसित भारत, देयर हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव चेंज। यही तो चुनौतियां हैं हमारे सामने। सर अगर सऊदी अरेबिया को हम देखें सर, तो सऊदी अरेबिया ने बोला है कि हम $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। सॉफ्ट बैंक ने बोला है कुछ $200 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे। सर 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ठीक है हम अमेरिका नहीं है और जो लेवरेज अमेरिका के पास है, जो ट्रम्प के पास है, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन सर अगर 2-3 महीने के अंदर ट्रम्प कैन अरेंज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अप टू ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन कमिंग टू अमेरिका इन नेक्स्ट 3 years, तो सर हमें क्या प्रॉब्लम है? लाइक क्या हम, ठीक है हम $1 ट्रिलियन नहीं कर सकते, तो क्या हम क्या 200-300 बिलियन भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते? उन सब के लिए ना ये जो बड़ी जो परिवर्तन है बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने वेस्ट एशिया की बात कही। जब वेस्ट एशिया में जाता हूँ तो मेरे को 2 तबके दिखते हैं। एक तबका है जो वही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, तेल से जुड़ा हुआ है, फ़लस्तीनियों की बात करता है, मतलब वो भी मुद्दे हैं। एक दूसरा तबका है, अगर आप यूएई जाएं, सऊदी अरेबिया, SMBZ, दे आर पार्ट ऑफ अ मॉडर्नाइजिंग स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स। देखिए वो वहाँ क्या बात करते हैं, आई वाज सरप्राइज्ड, दे आर टॉकिंग ऑफ नॉन ऑयल ग्रोथ। उसके पीछे सोच क्या है? कहते तेल है उसको दबे रहने दो, अभी हमको तेल की ज़रूरत नहीं है, इस तेल का हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। नाउ इज़ द टाइम टू मेक मनी और टू कन्वर्ट इनटू ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ट्रम्प साहब उल्टा कह रहे हैं। पहले अमेरिका में क्या मानते थे, उनके पास भी बड़ा तेल है, उन्होंने कहा दबे रहने दो, हमको जो तेल चाहिए हम पैसे छापते हम खरीद लेंगे। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं क्यों? एनर्जी ड्रिल बेबी ड्रिल, ताकि जॉब्स आए, तो ये बदलते रहेंगे। बट व्हाट आई सरप्राइजिंग अबाउट वेस्ट एशिया इज नॉन ऑयल ग्रोथ, पायनियरिंग रिन्यूएबल्स। वहाँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात ही नहीं हो रही है, वो तो कह रहे हैं उससे दूरी रखी जाए। और MBS मस्ट बी क्रेडिटेड कि ऐसे देश में जहाँ बड़ी कंजर्वेटिज्म थी और ये जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं इनका बड़ा प्रभाव था, he has created a discourse there. He has become the modern क्या स्विट्जरलैंड फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। भाई जद्दा में और रियाद में यूक्रेन समाप्ति की बात हो रही है, युद्ध समाप्ति की बात हो रही है, तो ही इज बिकम द नेगोशिएटर एंड विद ऑल दैट इन्फ्लुएंसेस उसके लिए क्या है, वो दे देता है $1 बिलियन। कितने $1 बिलियन दिए? $1 ट्रिलियन। So there is a larger game here, and what will Saudi Arabia get in return? Trump is prioritizing Saudi Arabia over any other player in the Arab world. तो इजराइल का तो उनके साथ पुराना रिश्ता है, सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हो रहा है, उनको इन्फ्लुएंस मिलेगा तो बिजनेस मिलेगा, वेस्ट एशिया में बिजनेस मिलेगा, उनकी ख्याति बढ़ेगी। और दूसरी बात MBS क्या कह रहे हैं, इसे भाई दुनिया में AI रेवोल्यूशन हो रहा है, उनको एनर्जी सेंटर्स चाहिए, डेटा सेंटर्स, एनर्जी, सोलर पैनल्स हम देंगे। सो वी विल बी द एनर्जी हब फॉर द AI रेवोल्यूशन। तो हमारे यहाँ जो सोच है वो ऐसे परिवर्तित होनी चाहिए, एंड नॉट वो रेगुलेशन और ये टैक्स और वो दीज बिग कनेक्ट्स ये जो हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जी की लगातार कोशिश, जैसे अभी जो PLI है, अभी PLI 2.0 पेश किया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, बट उसका ये जो हमारे यूज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ये जो बाबूगिरी है ये बिल्कुल कम होनी पड़ेगी, नहीं तो लोग नहीं आएंगे। PLI 1.0 में बात ही ये हुई कि लोगों ने कहा साहब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बिल्कुल ये बड़ी चुनौतियां हैं। और
चुनौतियां ये मतलब आप अवसर देखें, MBS क्या बात कर रहे हैं, डेटा एनर्जीज हब फॉर AI रेवोल्यूशन, वी शुड बी टॉकिंग इन दोज टर्म्स। हमारी सोच उस प्रकार की होनी चाहिए, उसके लिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सर अगर इसका क्या एक सोल्यूशन, एक तो सर वो MBS एक और मैं छोटी सी और बात बताऊं, देखिए दिस केम टू माय माइंड, व्हाट डज चाइना डू, ये जरा आपको समझना चाहिए। रेगुलेशन की बात करें ना, चाइना टेक्स अ स्टार्टअप, तो जैसे आप नए स्टार्टअप आए, आपको पहला ऑर्डर मिलिट्री से मिलेगा, उल्टा, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज मिलिट्री सिविल है, एंड मिलिट्री विल हैंड होल्ड यू इन योर इनिशियल डिफिकल्ट डेज। वो आपका हाथ थाम के रखेंगी टिल यू बिकम कमर्शियली वायबल। ये देख लो हमारे यहाँ क्या L1 की बेवकूफ़ी। एंड अगर उन्होंने आप में प्रतिभा देखी, दे विल से होल्ड ऑन, वी विल गिव यू वन मोर ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय अमेरिकन कंपटीशन। एक बार आप तैयार हो गए, फिर आपसे बोलेंगे जाओ मार्केट खेलो। अब चाइना में आप देखें, उनके जो डिफेंस प्राइम्स हैं, उनको सिर्फ 25% ऑर्डर्स PLA से मिलते हैं। बाकी कहते हैं बॉस हमने आपको गन का ऑर्डर दिया, लेकिन वो कंपनी आप सिविल सैटेलाइट भी बनाओ, जाओ कॉमर्स खेलो। अमेरिका जब पावरफुल था वर्ल्ड 2.2 वर्ल्ड वॉर 2 की, उसके बाद क्रिस्लर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सैटेलाइट्स एंड कार्स, वेपन्स एंड दिस CMF, मिलिट्री सिविल फ्यूजन। हमारे यहाँ उल्टा है, सिविल अलग मिलिट्री अलग, आज तक ये हो रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन सेना का अलग, उसका अलग। वी आर फेलिंग इन दिस बिग थिंकिंग। वहां आप देखो, हमारे यहाँ स्टार्टअप को बोलेंगे आपको ऑर्डर मिल गया, अब L1, अरे यार वो तुम्हारा, उसने प्रतिभा दिखाई है, यू हैव टू हैंड होल्ड हिम, ही इज फाइटिंग विद डिफिकल्ट पीपल। तो ये जो पूरी सोच है, वी हैव टू चेंज ऑल दिस, you know, ये आसान नहीं है, but these narratives have to be propounded. Or while, you know, we may curse our bureaucracy, if they start understanding these things, they will start doing it themselves. But उनको सोची ऐसे उनको बनाई गई है, नहीं, L1 आँच नहीं आनी चाहिए। अरे आँच नहीं, वो तो उसके हाथ पकड़ रहा है आँच। You are competing with such people. He will not let you into the market till he destroys competition. Look at the wisdom of it. और हम कहते हैं नहीं, जो स्टार्टअप्स एटलीस्ट डिफेंस, आई नो वंस दे गॉट द फर्स्ट ऑर्डर, स्ट्रेट अवे रिपीट ऑर्डर मिलना चाहिए। अब अगर ये जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा है, उस दिन ऐलान किया है कि भाई हम अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को हाफ कर देंगे, वेरी गुड। और अगर वी कैन, इफ द FADS कैन गिव अस अ DPP नॉट फॉर रेगुलेशन, फॉर इनोवेशन, 10 pages in 2025, we will change. Why can't the FADS do it यार? But our FADS has been trained, we by design produce DPPs for regulation. They have to be for innovation. Otherwise, we will not be. ट्रम्प साहब ये सब जानते हैं, समझ गए हैं, वो अमेरिका में इस प्रकार की तब्दीलियां ला रहे हैं, इनोवेशन अगेंस्ट डीरेगुलेशन। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं पेंटागन जो है, पूरा पेंटागन 2.5 साल में खड़ा हो गया था। आजकल इतना रेगुलेशन बढ़ा रखा है कि अगर पेंटागन में एक सीढ़ी की मरम्मत करनी है तो 5 साल लगते हैं। बट ही इज, सो दैट इज व्हाई यू मस्ट गिव क्रेडिट टू ट्रम्प। ही इज नॉट जस्ट आउटलैंडिश, क्योंकि ही इज फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड, वो समझते हैं इन चीजों का मतलब, हाउ टू गेट थिंग्स डन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द एंड नॉट एंडलेस रेगुलेशन। सो ही इज द प्रेसिडेंट हु अंडरस्टैंड्स इट। पर आपने MBS की बात की, MBS इज द ओनली प्रिंस सऊदी रॉयल फैमिली जिसने एक दिन भी सऊदी अरब के बाहर पढ़ाई नहीं करी। बिल्कुल, अच्छा ये नहीं पता था। हाँ, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं। ऑल एजुकेशन। जो डीप सीक का CEO है चीन का, वो भी इस टाइप का, उससे बोला गया कि आप AI में आइए, बड़ा पैसा है, उन्होंने कहा नहीं मैं R&D करूंगा। अभी वहां देखिए डीप सीक R&D कर रहा है और अलीबाबा कॉमर्स। लुक एट द एनिमल स्पिरिट्स ऑफ AI। हमारे यहाँ कहाँ है? वेयर इज आर अलीबाबा, वेयर इज आर डीप सीक? वी हैव टू गेट दिस गोइंग। बिल्कुल आपने, अच्छा देखिए, आई डोंट नो दिस कि MBS बाहर नहीं गए। तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इफ हैड ही गॉन टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड, आई मीन वो हो सकता है कि वो जो है कि वो वहाँ भी पत्थर मार रहा हो। इवन ट्रम्प डिडंट गो टू एनी ऑफ दीज फैंसी यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल, मे बी सी देखिए, नो ही वाज फ्रॉम व्हार्टन बिजनेस स्कूल। अच्छा गए, बट सी
उनकी जद्दोजहद बड़ी पुरानी है. He was from New York, real estate, business, never part of the Washington elite. Hillary Clinton, Biden, तभी तो उनके पीछे था. Stupid Hillary, क्या उसका? Stupid Biden, crooked Hillary. He's got this basic instinct against these elites, you know, very academic, lofty. वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है. एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी ट्रम्प के बारे में, ही इज कॉमन सेंसिकल. जिसे हम ट्रांजैक्शनल कहते हैं, मेरे को तो कॉमन सेंसिकल लगता है. सो कॉमन सेंस, somebody said that wisdom is nothing but common sense in uncommon measure. So he is wise in many ways. कुछ चीज़ों में outlandish लगता है वो, but India has to understand Trump, adjust to his strategic impulses. जो हमारे राष्ट्रीय हित में है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें कह रहा है जो हमें खुद करनी चाहिए थी, मैनी एरियाज टैरिफ्स, ही इज राइट, वी मस्ट डू इट एंड ट्राई एंड सी. 100% टैरिफ लगाते हैं बिल्कुल यार, 100%. मतलब सर कोई भी नाराज होगा एंड यू आर राइट. तो आई थिंक शेखर गुप्ता ने एक आर्टिकल लिखा है कि ट्रम्प इज पुटिंग द टैरिफ गन ऑन आवर हेड, बट वी need to fire it ourselves. हम क्यों नहीं कर रहे? And he's written a good article. He said देखिए हम कभी तब्दीली हमने नहीं की. एक बार जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रिफॉर्म, पोखरण 2 के बाद सैंक्शंस रिफॉर्म. सो ट्रम्प्स थ्रेट में बी अ गुड आइडिया टू रिफॉर्म ऑन टैरिफ्स. और वो भव्य सौदा जो है ना, द ग्रैंड बार्गेन, मेरे को तो समझ में ही आता है. डीप टेक्नोलॉजी, दैट इज वन थिंग. सर महिंद्रा को, टाटा को, सर अशोक लेलैंड, इनको सर हमारे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है इनको? बिल्कुल, they have to ask and there are stars. सर ये डेट्रॉइट जाकर के फैक्ट्रियां खरीद रहे हैं जो वहां बंद हो रखी हैं. बिल्कुल ठीक है, ये अपना मार्केट वहां जाके एक्सपैंड कर रहे हैं. मतलब महिंद्रा साहब ने जैसे वहां डेट्रॉइट में एक बंद फैक्ट्री खरीदी कार की. डेट्रॉइट यूज्ड टू बी नोन एज द कार मैन्युफैक्चरर हब ऑफ द वर्ल्ड. सारी बंद हो गई एक करके वहां, वो सारी बाहर चली गई. तो महिंद्रा साहब गए, इन्होंने वहां खरीदी है, वहां चल रही है इनकी फैक्ट्री, महिंद्रा गाड़ियां बनती हैं, बिकती हैं. तो सर आप तो वहां पे जा करके वहां का मार्केट एक्सेस करोगे, आप वहां बनाओगे भी, वहां बेचोगे भी, सब कुछ करोगे, लेकिन उनको यहां नहीं आने दोगे. हार्ले डेविडसन इन द लास्ट टेन्योर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, हार्ले डेविडसन वांटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक है, लेकिन हमारा एफडीआई का भी रूल है कि भाई आपको इंडियन कंपनी के साथ पार्टनर करना पड़ेगा. आप इतना ही % ले सकते हो, उतना ही. अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी आप खुद कहते हो, जैसे कुंभ के टाइम पे जब हमने से कंप्लेन करी कि भाई एयर प्राइसेस जो है एब्नॉक्शियसली हाई हो रखे हैं, कंपनियां ब्लैकमेल कर रही हैं. जो टिकट मतलब दिल्ली से बनारस की 3,500 रुपए की थी, वो 35,000 की, 40,000 की कैसे हो सकती है? मुनाफा कमाइए 2 गुना 3 गुना, यार 12-12 गुना मुनाफा कमा रहे हो आप. ठीक है, तो ये शोषण है. तो मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि सर ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो सर फ्री मार्केट है सर, वो तो मार्केट डिटरमिन करता है कि सर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होगा. बट जो मार्केट वाले हैं उनका विवेक कहाँ गया है? एग्जैक्टली. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट की ये बात है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो फिर आपको प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? फिर आप कम्पीट करो, आने दो हार्ले डेविडसन को इंडिया में. अगर हीरो उनसे अच्छी मोटरसाइकिल बना सकता है, बना के बेच ले. देखिए अभी जैसे एटैक्स की डील हुई, अच्छी डील है, बट हमको सोचना ये चाहिए 12 साल आपको लगे उसमें. इफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल इज 12 years, इस 12 साल में 6 टेक्नोलॉजी साइकिल छुपी हुई हैं. तो टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी गॉन अहेड ऑफ यू. तो दीज डील्स हैव टू बी डिलीवर्ड. जैसे डिफेंस सेक्रेटरी अब कह रहे हैं हाफ, अरे 2 साल में होनी चाहिए. अगर अब वो होगा तो कल्याणी आपको 6 वर्जन्स देगा गन की, विच आर बेटर. और आपसे डील मिलेगी तो ही विल सेल इन यूरोपियन मार्केट्स, अदर मार्केट्स. ऐसे ही तो नेशनल चैंपियन तैयार होंगे. अगर आज 20 जो बड़े डिफेंस कंपनीज हैं उसमें 7 नेशनल चैंपियंस चीन से हैं, हमारे क्यों नहीं? तो बिल्कुल, तो गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलेट लेस, प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू गेट मोर इनोवेटिव, मोर कंपेटिटिव. ये शरण में रहने की जो प्रवृत्ति है, दिस हैज़ टू गो. एंड आवर थिंकिंग हैज़ टू इंक्रीज. हम आइडिएशन में भी पीछे हैं. हमारे जो थिंक टैंक्स वगैरह हैं, तो हमें एक संपूर्ण बदलाव की ज़रूरत है. और दोनों चीज़ें हैं, मैं बार बार कहता हूँ, चुनौतियाँ हैं, बढ़िया चुनौतियाँ हैं. अगर आपने ये सब किया तो बिल्कुल विश्व गुरु वगैरह, विश्व क्या है, विकसित भारत बनेंगे. अगर आपने नहीं किया, इट्स अ ब्रूटल वर्ल्ड, आप नहीं बनेंगे. सो बोथ थिंग्स हैव टू. एंड नाउ सी वन मोर थिंग आई कीप सेइंग, दिस डिबेट हैज़ टू गो बियॉन्ड गवर्नमेंट.
ये क्या है, जिसको पूछो सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने मदद नहीं की. देयर इज सिविल सोसाइटी, देयर इज प्राइवेट सेक्टर, बियॉन्ड नॉन गवर्नमेंट. भाई आपने भी तो कुछ करनी है चीज़ें. सो दीज I mean, the short point is कि भाई Trump has shown us once again that all that he's saying is not wrong. There is a lot of logic. अगर he may be the most consequential reformer in American presidency. Can you think of anybody who's reformed like this? So he may be a maverick, but if he works, I think he will be the reason why America will once again go far ahead of China. वो जो बातें हैं जो उन्होंने पकड़ी हैं अबाउट देयर मिलिट्री, टैरिफ्स, ट्रेड, वो एक मतलब मूल प्रश्न है जो उन्होंने उठाए. हमको भी ये मूल प्रश्न उठाने चाहिए जो हमने आपके शो पे उठाए, और ये किसी के बरखिलाफ नहीं है. इट इज़ फॉर द कंट्री टू ग्रो. बिल्कुल ये जो मूल प्रश्न हमने उठाए इनका सामना करना पड़ेगा. दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी. सर एक लास्ट सर आपसे क्वेश्चन कि अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कई बार ये भी हम डिस्कशंस में आता है कि हमें अपने ब्यूरोक्रेसी का साइज भी कट करना चाहिए. हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें एक्चुअली इतने ब्यूरोक्रेट्स चाहिए नहीं, तो हमें ब्यूरोक्रेसी को अपनी कट करना चाहिए. सम पीपल सजेस्ट अप टू हाफ, एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी भी हाफ हो जानी चाहिए. अगर ये हाफ हो गई तो कुछ हमारा हो सकता है. और एक एग्जाम्पल है सर हिस्टोरिकल, जैसे कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया यूज्ड टू बी एकेडमिकली वेरी साउंड. इंडिया से बहुत सारी जो बुक्स थी नालंदा की और तक्षशिला की, ये सारी बुक्स वहाँ पे गई, वहाँ पे ट्रांसलेट हुई अरबिक में, फारसी में, और उसके ऊपर बहुत काम हुआ वहाँ पे. तो उससे उनको बहुत प्रोग्रेशन मिला. अलजेब्रा वगैरह, अलजेब्रा तो वो इंडिया से ही गया हुआ है ना वहाँ पे. द वेस्ट गॉट इट फ्रॉम द अरब्स, बट अरब्स गॉट इट फ्रॉम द इंडिया. तो उसके ऊपर बहुत काम हुआ, उनके यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, उसका उन्होंने यूज़ भी किया. उन्होंने आर्म्स बनाने में, एम्यूनिशन बनाने में, इनोवेट करने में, तब के टाइम के हिसाब से उन्होंने काफ़ी उसको यूज़ किया. जो इंडियन विजडम था, नॉलेज थी, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की नॉलेज थी. फिर क्या हुआ कि फिर प्रिंटिंग प्रेस आया और मौलवियों ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम कह दिया कि नहीं, ये हराम है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन टेकन इन कायरो एंड डमास्कस, आज तक वेस्ट एशिया टेक्नोलॉजी में आगे नहीं आ पाया. दे आर मच बिहाइंड. एंड इसके ऊपर से रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं वेस्ट एशिया में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में. एंड दे क्लेम कि ये जो डिसीजन था ना, जो हमने 300-400 साल यहाँ प्रिंटिंग प्रेस बैन रखा, उसकी वजह से लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू कैच अप विद द वेस्ट और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ टेक्नोलॉजिकली. तो हमको अब उनसे चीज़ें खरीदनी ही पड़ेंगी, हमको उनको क्लाइंट ही बनना पड़ेगा. अगर हमको चेंज करना है तो वी नीड एटलीस्ट 100-200 मोर ईयर्स, तब देन वी विल बी एबल टू कैच अप. तो सर ये जो एक डिसीजन होता है सर, पूरी सर एक रीजन को, पूरे एक मुल्क को, एक कम्युनिटी को सर वो कितना पीछे कर ढकेल देता है. इफ जस्ट यू, अगर आप एक गलत डिसीजन ले लीजिए या कोई सही डिसीजन टाइम पे ना लीजिए. चाइना ने टाइम पे डिसीजन लिया सर, आप बता रहे थे कि 35 साल तक उन्होंने ऐसा रखा कि इंडिया के साथ कि भाई बॉर्डर पे बिना गन्स के सोल्जर्स होंगे, गन्स अलाउड नहीं होंगी. उन्होंने अपने सारे नेबर्स के साथ अपने बॉर्डर्स जो है वो पीसफुल रखे 40 साल तक, चुपचाप. दे जस्ट केप्ट ऑन डेवलपिंग एंड मेकिंग फूल आउट ऑफ द वेस्ट. और व्हेन दे रियलाइज कि नाउ वी हैव कॉट अप, फिर इंडिया के साथ भी उलझ जा रहे हैं, अमेरिका के साथ भी धमकियां दे ले रहे हैं, अब सब कुछ कर ले रहे हैं, बिकॉज नाउ दे कैन अफोर्ड टू. सर वी ऑल्सो नीड टू टेक सच लॉन्ग टर्म डिसीजन कि यार हमको अपने कम से कम मतलब 30-35 साल की हमारी पॉलिसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कौन सी आती है. नहीं बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा ना, सो ब्यूरोक्रेसी में जो फेरबदल या जो बदलाव या रिफॉर्म, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डाउन साइजिंग अलोन. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. बड़ी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके ऑफिस में वाई कांट दे बी अ डोमेन स्पेशलिस्ट लाइक से राजा मोहन. So he's advising the chief of defense staff. Doesn't the chief of defense staff need advice? But it should be a domain specialist, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन
AI का मैं बड़ी बार मिसाल दे चुका हूँ. AI, to drive AI in the Ministry of Defense, you need somebody like Craig Martel, who's not a defense specialist, who's an AI man, but who understands AI so much that he drives AI in defense. हमारे यहाँ इसके पीछे cultural objection बड़ा होगा. नहीं, उसको हम क्यों लाएं? So the brightest AI mind, why can't he come in Ministry of Defense? But now there are other issues to it. If you tell me this bureaucracy has only to be downsized, the number of officers in the Indian Foreign Service are far less than what we need. Our footprint is growing so much. The area I know, we have military attaches who are accredited to 5 to 6 countries. Doesn't make sense. अगर आपका footprint बढ़ रहा है, आपको you need, so it has to be a comprehensive thing. It's just not downsizing. So it is downsizing, cross-pollination. यार मेरे को समझ में आता है, like today एक सरकारी एलिमेंट है और प्राइवेट सेक्टर एलिमेंट है. प्राइवेट सेक्टर में हमारे ही तो आवर सन्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स वही तो हैं, भारतीय तो हैं. सो व्हेन गवर्नमेंट नीड्स देम, जो लैटरल इंडक्शन शुरू हुआ था बड़ी अच्छी स्कीम थी, थोड़ा सा उसमें इंटरप्शन हुआ, बट इट मस्ट वाइडन. और प्राइवेट सेक्टर की मांग नहीं होनी चाहिए कि हमको सरकार में लें. सरकार शुड से कि भाई वैभव इज अ एक्सेलेंट क्वांटम दिस थिंग, आई वांट हिम हियर. इसमें क्या मुश्किल है, मेरे को समझ में नहीं आता. By one government order it can be done. So excellence, cross pollination, इस तरह से. अब देखिए एक और कुछ मुद्दे भी हैं, and I don't know whether immediately or long term. If you want the civil service also to have talent, what is this argument that people in the private sector will get crores and the cabinet secretary will get 2.5 lakhs? जहाँ civil service जैसे सिंगापुर वगैरह में, where the civil service is prioritized, they get better pay than the private sector. So comprehensive reform. मतलब सिर्फ बाबू, आई एम ऑल्सो बाबू, मेरे पीछे आप पड़ जाएं. Agreed. But we must be open to all kinds of reform. Excellence. आप एजुकेशन सिस्टम ले लें. I mean, I'm telling you, till you have the best vice chancellors, education will not reform. लोग कहते हैं ना ये skilling वगैरह. Somebody was telling me that true productivity will come from education, not from skilling. Skilling तो is lower order, ITIs वगैरह. You have to have people thinking of this. हमारी यूनिवर्सिटीज़ में if Henry Kissinger says that AI is only 15% technology, balance it is humanities, it is domain specialization, it is data. So where are our AI centers in any of our universities? हमने मान रखा है AI is all about coding. So जो ideation है, हम यूपी की बात कर रहे थे. If Allahabad was once the Oxford of the East, should we not bring it back to that status? जैसे नालंदा की बात कर रहे हैं. एक श्रीधर वेम्बू ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, उसको मैंने ट्वीट किया. ही सेज कोयम्बटूर के आसपास जब मैं घूमता हूँ, छोटे ताल्लुक शहर और गांव में, मैं इंडस्ट्री मेरे को नज़र आती है. तो आई ट्वीटेड, इज यूपी लिसनिंग? यूपी में हर चीज़ क्या है, वहाँ पर जाइए, डीएम साहब ये करेंगे, डीएम साहब ये करेंगे. ये पूरी प्रवृत्ति बदली करनी पड़ेगी. सो इट इज़ जस्ट नॉट ब्यूरोक्रेसी बैशिंग. आई मीन ब्यूरोक्रेसी, भाई उसमें भी यार अच्छे लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं. बट दिस होल कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म, व्हाई कैन नॉट दिस हैपन? I don't understand. It is very simple. और देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, how everything matters. Education. 1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैं स्टैनफोर्ड गया. So I was told that on the Stanford University campus there are 5 Nobel laureates. 3 साइंस में, 2 सोशल साइंस में. जो डीन से बात हो रही थी शाम को, इसे देखिए इसके फ़ायदे क्या होते हैं. एक तो दे आर नोबेल लॉरेट्स, तो लोग देख के the students want to do better, aspire, emulate. दूसरा, he says each of them brings unlimited funding. हम फेडरल फंडिंग को वापस कर देते हैं. So when you have excellence, universities will not beg for funding. He will bring funding. There will be that natural research. फिर हमारा भी जो R&D बजट है अभी $60 बिलियन से 600 हो जाएगा. So excellence. Why is it that 75 years down the line, I don't think any IITian has been a Nobel laureate? STEM ग्रेजुएट्स की कमी नहीं है, हर दूसरा बंदा BSc है. बल्कि इंडिया में अगर BSc ना हो तो दिमाग ही नहीं सकती. द पॉइंट इज ऑल दीज STEM ग्रेजुएट्स आर अटैकिंग द बॉटम टियर ऑफ टेक्नोलॉजी. जॉब लेके, ये लेके, द सिस्टम डजंट इनकरेज हिम टू गो देयर. तो ये संपूर्ण बदलाव लेना चाहिए. सो ब्यूरोक्रेसी certainly, but certain areas I told you, foreign service, I think we need to expand. Today we are, now we are playing a global role. Military diplomacy needs to expand. If you tell me, can the army be cut in many areas? I'll tell you straight away. Yes, there are certain areas of fluff.
अब the question at the end of the day today is कि there are enough senior people everywhere, the chief of defense staff, the chiefs of the army, say DRDO. भाई DRDO PSUs की कुछ तो गलती है, कुछ उनकी गलती नहीं है. आपने उनको एक सरकारी सिस्टम तैयार कर दिया है, आएंगे पेंशन लेंगे. वैभव, you visit one of these startups in IIT Delhi, you know, say for chips, they are paying engineers 6 crores per annum, a startup. Why is he paying him 6 crores? वो जानता है, वो कहते हैं साहब हमने ये नए लोग लगा रखे हैं, बेचारे स्ट्रगल करते हैं 2 साल. वो एक्सपीरियंस बंदा आता है जो जब कोई साइंटिफिक मसला फंसा हुआ होता है वो उसका 2 महीने में हल निकाल देता है एक्सपीरियंस से. अच्छे नए वाले हैं बट उनमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है. सो दे आर वर्थ दो 6 crores. और अगर आप यहाँ ऑर्डर नहीं देंगे कोई और दे देगा. So DRDO chief, PSU's chief, they must be given flexibility in recruitment. HAL को अगर आप यही इंजीनियर लगाएंगे वो कभी इंजन नहीं बनेगा कावेरी. You have to get this. जो आपने मारूद की बात कही, I mean it was the most stupid decision. You got that technology, जिसका भरत करना बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, वो आप छोड़िए. There was a chap called Air Marshal Harjinder Singh, Air Force में. He was a engineer, not a pilot. He was an engineer who got his wings. He designed the first transport aircraft. HAL में था, कानपुर में. There was a time when air chiefs, most air chiefs were chairman HAL and then they became air chiefs. Air Marshal Katre, Air Chief Marshal Lal. Air Force was, they had a stake in the engineering. अभी आपने अलग कर दिया, HAL वो करेगा, हम उड़ाएंगे. You know, so all these things. ये जो पूरी हमारी जिसे कहते हैं सोच में तब्दीली. I'll make one assertion to you, you research it. One reason why China is ahead of all, मैं किताब लिख रहा हूँ निकलने वाली, बट उसका निचोड़ ये है. One reason why China is ahead of all democracies including India is civil military fusion. हमने civil military silos लगा रखे हैं. Not civil military in that sense, but talent के silo अलग कर रखे. मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपनी दुनिया में, वो आर्मी वाला है वो अपनी दुनिया में, दोनों बात नहीं करेंगे. प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट, एकेडमिया गवर्नमेंट. अगर ये साइलोज हम कर दें, so when we talk of bureaucracy reform, it is comprehensive reform. And once that happens, सबको फ़ायदा होगा. आज जो हमारी तकलीफ़ें हैं सिविल सर्विस के साथ, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनको ये इनपुट्स ही नहीं मिलती हैं. If they are challenged every day by bright, smart people like this, they will do far better. तो कुछ कदम उठे हैं जैसे नीति आयोग वगैरह में. NSCS should have far more people from the private sector and from the technology world than they currently have. NSCS. I mean, one of the time has come, one of the deputy national security advisors should be a technology man. तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन सिविल मिलिट्री फ्यूजन बिल्कुल हमको करना पड़ेगा. In that sense, certainly reform. सर अगर प्राइवेट लोग डिप्टी NSA बनेंगे तो फिर IPS लोगों को क्या होगा? ये तो सबसे बड़ी टेंशन है. क्या टेंशन है यार? IPS वाले should go into the private sector. सर वो नहीं करना है ना सर. So that is something that वो सोच बदलनी पड़ेगी और वो बदलेगी. Let's hope, sir. Because अगर वो सोच नहीं बदली तो the country will pay the price in the long run. Today CNC says Central Command, as in one lady is an innovationist. I haven't heard of this profession in India. Innovationist. And the other is a technology advisor, AI. See the priority they are giving innovation. I mean, बिल्कुल भूल है that China is a copycat. China is an innovating nation. Please understand this. So we have to do all this. Thank you so much, sir, for coming. I hope कि सर हम जल्दी सर एक इंग्लिश का भी करना है सर, हमारा बिल्कुल. तो मैंने सुना आप इंग्लिश का भी एक दोबारा उसको कर रहे हैं. Yes sir, उसको बहुत बढ़िया रिस्टार्ट कर दिया सर. And people are receiving it well. तमिल चैनल कब लॉन्च कर रहे हैं? सर तो तमिल अभी सर सिर्फ खाने पे ध्यान है. Thank you so much. Okay, thanks a lot. Thank you.